फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स लिंकेज विथ यूपीएससी सिलेबस में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप यूपीएससी की जर्नी में कंटिन्यू ग्रो कर रहे होंगे। आज मंडे है और मंडे हमेशा हेवी होता है क्योंकि संडे के बाद जो रिलैक्स में महसूस होता है तो मंडे जो है कंफर्टेबल कंडीशन को तोड़ता है, इसलिए हमेशा हेवी रहता है। लेकिन हमारे लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि हमारे जो न्यूज़पेपर होते हैं उनमें हमारी जो करंट इवेंट्स हैं उनकी संख्या काफ़ी कम होती है, तो ऑलरेडी आपके लिए लाइट हो जाता है। आज जो हम जिस बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसमें करंट इवेंट्स के साथ में हम देखेंगे कि जिस तरीके से हम अभी तक ये कहते हैं कि सिलेबस और जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो इस एग्ज़ाम की जर्नी में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उसका एक हिस्सा ये भी है कि जब हम यूपीएससी मेंस के जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर के, चाहे हम 5 साल का एनालिसिस करें या 10 साल का एनालिसिस करें, मतलब आप चाहें तो टुकड़े में भी कर सकते हैं और आप चाहें तो ओवरऑल भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है कि यूपीएससी के जो पेपर्स हैं उनका एनालिसिस किया जाए। एनालिसिस का सेंस ये है कि किस टॉपिक को हाईलाइटेड टॉपिक में रखता है यूपीएससी, कहाँ से क्वेश्चन हर बार जनरेट होते हैं, अगर वो उस एरिया से जनरेट हो रहे हैं तो उनका जो डायमेंशन है वो क्या रहता है, अगर आईआर से कोई क्वेश्चन आता है तो संस्था से आ रहा है, संबंधों से आ रहा है, संबंधों में किन कंट्रीज़ को वरीयता दी जा रही है। ऐसे इकोनॉमिक सेक्टर में आते हैं तो इकोनॉमी में किस एरिया पे ज़्यादा टारगेट करता है, और करंट अफेयर से अगर लिंकेज होता है तो किस तरीके से किस डायमेंशन पे उसका लिंकेज होता है। ये सब चीज़ें आपको तब समझ में आती हैं जब आप किसी भी चीज़ का एनालिसिस करते हैं, और स्पेशली जब आप प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन पेपर का तो आपको ये चीज़ें जल्दी समझ में आएगी। लेकिन ये चीज़ ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बार एनालिसिस किया और आपको समझ में आ गई। इसके लिए आपको बार बार एनालिसिस करना होगा, वहाँ से एनालिसिस करना होगा। सिलेबस सबसे पहला काम है सिलेबस को माइंड में रखना, फिर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना और करंट इवेंट, तीनों का जब सीक्वेंस बनेगा तो थोड़े टाइम बाद, मतलब आप जब 1-2 महीने 3 महीने तक ये करेंगे तो एक स्टेज ऐसी आने लगती है तब आपको समझ में आने लगेगा कि ये न्यूज़ मेरे लिए क्यों रिलेवेंट है। तो इस लेवल तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है ये समझने के लिए कि जो कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो उसका डायमेंशन कहाँ जा सकता है। और ये सिर्फ करंट इवेंट्स के लिए नहीं है, जो स्टैटिक पोर्शन है हमारा उसमें भी होता है। हम अधिकार पढ़ रहे हैं तो अधिकार में किस एरिया को वेटेज दिया जाएगा, इसके एनालिटिकल एंगल को, इसके पॉजिटिव को, नेगेटिव को, या इसका ओवरऑल पूछेगा। ये सब चीज़ें हमको वहीं से समझ में आएगी। और हमारा जो ये वीडियो सेशन है ये आपके लिए इसलिए हेल्पफुल होता है कि हम आपके लिए न्यूज़ तो एक जगह पे कलेक्ट कर देते हैं, आपको एनालिटिकल एंगल भी दे देते हैं कि इस न्यूज़ से इस तरीके से क्वेश्चन जनरेट होगा, और विथ प्रूफ होता है क्योंकि हम यहाँ पे बता देते हैं आपको कि प्रीवियस ईयर में यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन जनरेट हुए थे, तो आपको इस एंगल पे तैयारी करनी है। अब आपके लिए इतना इजी होने के बाद आपका काम सिर्फ ये रह जाता है कि उसको उस एंगल पे अपने नोट को कंप्लीट कर लेना और बार बार रिपीट करना, और आगे उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होता है। वैसे तो हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन अगर कुछ मतलब कुछ पॉइंट छूट गए हैं तो आप उसको कवर कर लें। हम जो सेशन में कवर करते हैं वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपके लिए न्यूज़ कवर करते हैं, लाइक दैट पीआईबी हुआ, स्पेशल सारे न्यूज़ जो दैनिक जागरण, जनसत्ता, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, और जो डीडी न्यूज़ है, रेडियो जो चैनल है, उन सभी से आपके लिए न्यूज़ कलेक्ट की जाती है। तो आप करंट अफेयर्स के लिए भागना बंद कर दीजिए, और जितना आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है आप बिलीव कीजिए कि वो सफिशिएंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए। और मेंस में आपके को इससे अलग हटके क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन को छोड़ दें तो करंट अफेयर्स में इसके अलावा नहीं मिलेगा। इसलिए आप, और एक ये भी होता है कि आप कितने ज़्यादा देर तक भ्रमित होंगे, क्योंकि करंट इवेंट का जाल बहुत बड़ा है, आपको सीमित होना बहुत ज़रूरी है। इस पे हम किसी और दिन बात करेंगे। आज इतना आप जान लीजिए कि यहाँ पे आपको पूरे ट्रस्ट के साथ में रहिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस सेशन से कंटिन्यू जुड़े रहें।
अब हम हमारे करंट इवेंट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है, आज जैसा मैंने बताया कि मंडे है तो ज़्यादा न्यूज़ नहीं होती है, छोटी छोटी कुछ इवेंट्स हैं जो आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं। देश के 75% गाँवों ने ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है। ये न्यूज़ आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं जब हम स्वच्छता की बात करते हैं, जब हम स्वास्थ्य के ऊपर बात करेंगे और स्वास्थ्य और स्वच्छता का जब एंगल आएगा तो वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक डेटा दिया हुआ है कि भारत के लगभग 4.43 लाख या 75% गाँवों ने खुले में शौच से मुक्त यानी ODF प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। ये एक न्यूज़ है आपके लिए, एक डेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसका मल्टीपल जगह पे यूज़ हो सकता है। ऐसे में भी कभी कभी स्वास्थ्य के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं या स्वच्छता पे क्वेश्चन आ जाते हैं तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो जिनने बेहतरीन प्रदर्शन किया है उसमें उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नागर हवेली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, पुदुचेरी और सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और त्रिपुरा, ये कुछ स्टेट है जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ये एक छोटी सी इवेंट था। नेक्स्ट इवेंट है, सेमीकंडक्टर संयंत्र अभी स्थापित किया जाएगा गुजरात में। ये जो टॉपिक है सेमीकंडक्टर वाला, ये पिछले साल भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा था और हाईलाइटेड टॉपिक रहा था और जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसके ऊपर बहुत फोकस किया था। तो पिछले साल ये हाईलाइटेड था इसलिए क्वेश्चन जनरेट नहीं हुआ। इस साल इसमें क्वेश्चन जनरेट हो सकता है क्योंकि एक तो ये संयंत्र स्थापित हो रहा है, एक जो आत्मनिर्भरता की बात करते हैं उसमें इस एरिया पे अभी बहुत ज़्यादा फोकस है। तो आपको सेमीकंडक्टर जो टॉपिक है, सेमीकंडक्टर चिप या उसमें आत्मनिर्भरता को लेके इस वाले टॉपिक को आपको कवर कर लेना है कि सेमीकंडक्टर होता क्या है, इसमें क्या हम भारत क्या प्रयास कर रहा है इसके लिए, आगे भी जो वर्ल्ड लेवल पे या हमारे खुद के देश में क्या इसके लिए किया जा रहा है। जैसे कि सेमीकंडक्टर संयंत्र ही खोला जा रहा है, इससे कितने रोजगार जनरेट होंगे, MSMEs को क्या फ़ायदा होगा, इस एंगल पे आपको इस टॉपिक को कवर करना है। और ये जो संयंत्र खुलेगा ये देश का पहला संयंत्र होगा जो कि ये सेमीकंडक्टर संयंत्र होगा और जो देश की जो पहली स्वदेशी चिप जो बनेगी, जो हमारी जो जनरल चिप बनती है, ये जो मेमोरी कार्ड की हुई या USB वाली चिप जो बनती है वो उसमें सब में सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है। तो वो जो है दिसंबर 2024 तक कंप्लीट हो जाएगी। अभी हम देखते हैं कि हम मोबाइल या अदर जो उपकरण रहते हैं ये लैपटॉप वगैरह, इनके लिए हम इसी चीज़ के लिए चिप के मामले में अदर कंट्रीज़ पे डिपेंड रहते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए अभी हमारा जो स्वदेशी चिप है वो दिसंबर 2024 से तैयार होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक अलग तरीके से आत्मनिर्भरता की बात होगी। तो इसका आप यूज़ जो है आत्मनिर्भरता वाले टॉपिक में भी कर सकते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि उद्योगों में आत्मनिर्भरता के लिए भारत क्या कर रहा है। हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस भी 1-2 दिन में हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी जो हमने टॉपिक पढ़े उनकी से क्वेश्चन किस तरीके से जनरेट होते हैं तो हम देखेंगे कि ये जो टॉपिक है ये आत्मनिर्भरता के साथ भी लिंक होगा, उद्योगों के साथ भी लिंक होगा, MSMEs या जो प्रौद्योगिकी का जो टॉपिक है उसके साथ भी लिंक होगा। पेपर 3 में साइंस एंड टेक के साथ मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डॉल्फिन को लेके। गंगा और ब्रह्मपुत्र में जो डॉल्फिन है वो संकट की स्थिति में है। ये जो हमारा भारतीय वन्यजीव संस्थान है वहाँ के वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है और पाया है कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के डॉल्फिन है वहाँ पे उनको प्लास्टिक और जो उनकी जो गहराई है जो कम हो रही है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो तल है उसमें गहराई जो है कम हो रही है, उससे उनको संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसमें बताया गया है इस अध्ययन में कि तैरने को पर्याप्त गहराई न मिलने और प्लास्टिक के जाल से 2020 से अब तक 13% डॉल्फिन की मौत हो चुकी है। या पहले ही ये जो डॉल्फिन है वो बहुत सेंसिटिव प्राणी है और अब इसमें 13% की कमी होना मतलब बहुत बड़ी कमी हो जाती है। जो इसमें जो और भी कारण बताए गए हैं
इसमें बताया गया है कि जो डॉल्फिन है वो जल में विचरण करते समय आगे कोई खतरा नहीं है, खतरा तो नहीं है, इसको मापने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का उत्सर्जन करती है। और इस अल्ट्रासोनिक साउंड पे प्रीलिम्स में 2-3 बार क्वेश्चन आ गए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्राणी करता है इस तरीके से। लेकिन प्लास्टिक के जाल के पतले तारों से, जो प्लास्टिक के जाल होते हैं वो पतले होते हैं, तो उससे जो वो ये जो अल्ट्रासोनिक साउंड भेजती हैं वो रिफ्लेक्ट होके उतने स्ट्रोंगली आ नहीं पाते हैं, तो वो एक गेस नहीं कर पाती है कि यहाँ पे कोई हर्डल है, और वो उस जाल में फिर फंस जाती है। तो एक कारण तो ये है। और फिर 60 से 70% जो डॉल्फिन मरती हैं उसका सबसे बड़ा कारण ये है। और कई बार क्या होता है, मोटर बोट की तेज़ ध्वनि, जो मोटर बोट यूज़ होने लगी है अब, उसकी जो तेज़ साउंड आती है उससे इसकी जो साउंड होती हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट होके और ये भ्रमित हो जाती हैं और रास्ता भटक जाती हैं, और फिर उसके कारण रास्ता भटकने से ये साउंड ज़्यादा तेज़ लाउडली निकालती है, और वो इनके स्वास्थ्य के लिए ख़राब होता है, और उससे भी इनका ये जो है इनकी डेथ हो जाती है। तो जब जैव विविधता का कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं कि किस तरीके से प्रदूषण जो है, जब पर्यावरण प्रदूषण है वो जैव विविधता को हानि पहुंचा रहा है, तो वहाँ पे इस एक केस स्टडी के तौर पे आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो ये जो टॉपिक है वो पेपर 3 के जैव विविधता संरक्षण से लिंक होगा, डॉल्फिन वाला। नेक्स्ट टॉपिक है सहकारिता। सहकारिता हमेशा से एक एवरग्रीन टॉपिक रहा है, और अभी जब से अलग मंत्रालय बना है तो इस पर ज़्यादा फोकस हो गया है, तो आपको भी अपनी स्टडी में इसको शामिल कर लेना है। ये एक सिर्फ टॉपिक आपको ध्यान में रहे उसके लिए मैंने न्यूज़ पिक की है। इसमें खुद सहकारिता मंत्री ने कहा है कि पहले जो सहकारी जो सोसाइटीज़ थी वो राजनीतिक हस्तक्षेप से उनको बहुत नुकसान हुआ है। ऐसा नहीं है कि अभी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता है, अभी भी होता है। तो एक एंगल जो आपको मिलता है कि सहकारिता और उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप, इस पे आपको मजबूत पकड़ रख के और अपना नोट कंप्लीट करना है। और ओवरऑल सहकारिता जो टॉपिक है उसको भी आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत इमर्जिंग होता जा रहा है, अभी 2-3 बार इसके बारे में बात हो चुकी है। तो आपको इसके सारे एस्पेक्ट, इसका जो सहकारी सोसाइटीज़ है उनका रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, क्या होती हैं, कौन इसके अध्यक्ष होते हैं, कैसे बनते हैं, उनका राजनीतिक एंगल पे क्या रहता है, उनकी जो आंतरिक संरचना है वो किस तरीके की होती हैं, अभी जो है मार्केट में किस तरीके से हेल्प कर रही हैं वो, इसमें महिलाओं की क्या भूमिका है, फिर सहकारी सोसाइटीज़ जो लोकल एरिया होता है उसमें किस तरीके से मदद करती है, किस किस एरिया में और हम यूज़ कर सकते हैं इनका, इस तरीके से और क्या इनकी चुनौतियां हैं, क्या इनको आगे बढ़ाए जाने के गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, इन सभी एंगल्स पे आपको इस टॉपिक को कवर कर लेना है। ये जो टॉपिक है आपका पेपर 2 के साथ लिंक होगा, विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, जहाँ पे समूहों की बात है। और पेपर 3 में भी ये पूछा जाता है, जब हम कृषि की बात करते हैं तो वहाँ पे सहकारिता के माध्यम से कृषि जब बात करते हैं तो वहाँ पे भी ये पूछ लिया जाता है, तो ये दोनों जगह पे पूछा जाता है, तो इसको आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभ्यारण्य है, या टाइगर रिजर्व जो बना है अभी उसके बारे में, वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य उसका नाम है। और ये जो मध्य प्रदेश में इस्टेब्लिश किया गया है उसका रीज़न ये है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, और वहाँ पे जो अभी तक 6 थे अब इनकी संख्या बढ़ के 7 हो गई। ये एक जनरल, जब जैव विविधता के बारे में अगर कोई टॉपिक आता है, क्वेश्चन आता है, तो वहाँ आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका कि आपको हर डायमेंशन से कवर करना है, नोट बनाना है, वो एक इमर्जिंग टॉपिक है ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ की बात हमने जब ब्रिक्स का विस्तार हुआ था तब भी की थी, फिर G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया तब की, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हुआ तब भी की थी, और जब वो कॉरिडोर बना था भारत पश्चिम एशिया और यूरोप वाला जो कॉरिडोर बना था हमने उस समय भी बात की थी। और अभी जब संयुक्त राष्ट्र में कुछ मुद्दे उठे थे वहाँ पे भी ग्लोबल साउथ को लेके बहुत कुछ बातें इमर्ज हुई हैं। तो आपको जो ग्लोबल साउथ वाला जो टॉपिक है इसमें कौन कौन से देश आते हैं, क्या इनकी भूमिका है, उनको लेके आपको सारे एडिटोरियल्स पे नज़र रखनी है।
और अपना एक नोट बना के रखना है। इसमें बताया गया है कि विश्व की ज़्यादातर समस्याएं दक्षिणी भाग के देश पैदा नहीं करते, लेकिन समस्याओं का प्रभाव जो है उन पर पड़ता है। ये जो है ग्लोबल साउथ, उसमें विश्व के दक्षिणी भाग में भारत, चीन, ब्राज़ील, इंडोनेशिया सहित 78 कंट्रीज आते हैं और ज़्यादातर इसमें विकासशील देश हैं। और ये जो दक्षिण के देश हैं वो सक्रिय भूमिका अब निभा रहे हैं और इनकी जो निर्णयों में है अब वो महत्वपूर्ण भागीदारी होती जा रही है। अभी हम देखते हैं कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है वो भी इसी एरिया में पड़ता है, और जो व्यापार का एरिया है, जो वर्ल्ड के जो टॉप मार्केट एरिया लगते हैं, चीन, इंडिया वगैरह, ये भी इधर से ही इनका व्यापार होता है। तो ये किस तरीके से इम्पोर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में इस ग्लोबल साउथ की क्या भूमिका हो सकती है, क्या इनका व्यापारिक एंगल हो सकता है, विश्व अर्थव्यवस्था में इनकी क्या भूमिका हो सकती है, सांस्कृतिक लेवल पे हुआ, अलग अलग डायमेंशन से आपको इसको कवर करके और 4-4, 5-5 पॉइंट्स हर एंगल पे आपको कवर कर लेना है। या तो इसमें ऐसे में पूछा जाएगा या फिर कोई क्वेश्चन जनरेट हो सकता है इसके बारे में। एक नेक्स्ट एंगल है जो ऐसे के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, भारतीय संस्कृति और संगीत अब ग्लोबल। ये जो मन की बात कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारतीय संस्कृति और संगीत जो है वो अब ग्लोबल होते जा रहे हैं। तो आपको इस एंगल पे इसको तैयार करना है कि ये जो बात कही गई है इसका क्या महत्व है। फिर जब आगे इसके बारे में और एडिटोरियल आएंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे। ये सारे आज के करंट इवेंट्स थे। जो एथिक्स का कोट है वो मैंने यहाँ पे स्लाइड में मेंशन कर दिया है, आप नोट कर लेना है इसको। कल मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट न्यू करंट इवेंट्स के साथ में। तब तक आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।